हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुएब सर क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था अली अब्बास हुसैनी के बारे में। इस क्लास में देख लेते हैं इस सबक के सभी मुश्किल अल्फाज मायने और सबक का खुलासा। तो शुरू करते हैं। अल्फाज मानी। खिताब याफ्ता, खिताब पाया हुआ। मुमताज़ करना, नुमायां करना, बुलंद मर्तबे पर पहुँचना। मुमलकत, हुकूमत। किद, दुश्मनी। गुमाश्ते, कारिंदे, मुलाजिम या नौकर। आवेश, भड़काना, उकसाना। गढ़ैया, ज़मीन का वो नशीबी हिस्सा जिसमें पानी जमा हो जाता है। बीघा, ज़मीन की पैमाइश की पुरानी मिकदार जैसे एकड़, हेक्टर वगैरह। आबबाशी, खेतों में पानी देना। सुभान अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक है। मकबूजा, कब्ज़ा की हुई। फ़िक्र दामनगीर होना, फ़िक्रमंद होना। ज़ब्त देना, शिकस्त देना, शर्मिंदा करना। नाहंजार, बेकार, ख़राब। न्योता, दावतनामा। दो रवैया, दो तरफ़ा। आराइश ज़ेबाइश, सजावट। हिस्ब हैसियत, हैसियत के मुताबिक। हरीफ, दुश्मन। महर, शादी के वक्त दूल्हे की तरफ से दी जाने वाली रकम। तहसीलदार, तहसील अफसर। जाए क़याम, ठहरने की जगह। दफ़अतन, अचानक। नाक कटना, रुसवाई होना, बदनामी। मुंडेल, पगड़ी। बगलें बजाना, ये एक मुहावरा है, इसका मायना होता है खुश होना। मुहैया, मौजूद, तैयार। ज़ियाफ़त, मेहमानों की आवभगत। मुलायमत, नरमी। इदावत, दुश्मनी। जनाबे मन, इज़्ज़त के लिए बोले जाने वाला लफ्ज़। तहसील, ऐसा दफ्तर जिसमें ज़मीन से मुताल्लिक मामलात हल किए जाते हैं। पैमानाए सब्र, सब्र का पैमाना। चिरागपा, गुस्सा। लाज रखना, इज़्ज़त रखना। मुल्तजियाना निगाह, इल्तिजा की निगाह। ग्लोगीर आवाज़, रुंधी हुई आवाज़ या गमगीन आवाज़। तो इसी के साथ सारे के सारे अल्फाज मायने पूरे हो गए। आइए अब देखते हैं सबक का खुलासा। तो अब देखते हैं सबक का खुलासा। इस सबक में दो लोगों के बारे में बात की गई है, जिनमें से एक है उमराव सिंह और एक है दिलदार खां। तो इन दोनों के बेस पे पूरी स्टोरी चलने वाली है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस कहानी में। उमराव सिंह और दिलदार खां लखनपुर में बदेसी राज के खिताब याफ्ता ज़मींदार थे। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि उमराव सिंह और दिलदार खां दोनों ही लखनपुर में रहते थे और वहीं पे ज़मींदार थे। दोनों के मिजाज में घमंड और गुरूर था। दोनों ही बहुत ज़्यादा घमंडी थे और गुरूर रखने वाले थे। दोनों में आपसी रंजिश की वजह ये थी कि दोनों ही एक मुमलकत के दो सुल्तान थे। अब इनमें आपस में कैसी रहती थी, रंजिश रहती थी, यानी कि आपस में बनती नहीं थी, कुछ इख्तलाफात रहते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही शहर के दो सुल्तान थे। दोनों अपनी बात और मूंछ नीची नहीं होने देना चाहते थे। अब जाहिर सी बात है, वो दोनों राजा थे तो उन दोनों में काफ़ी इख्तलाफात भी रहते थे और इसीलिए वही लोग ये चाहते थे कि कोई इसकी ना सुने, मेरी सुने, और सामने वाला ये चाहता था कि भाई मेरी बात सुनी जाए, इसकी ना सुनी जाए। लखनपुर का बंटवारा होने पर बाजार, खेत, बाग राय साहब और खां साहब के नाम सरकारी कागज़ों में अलग अलग लिखे थे, मगर हर बरसात में किसी न किसी खेत की मेंट बढ़ने घटने पर दोनों में इख्तलाफात पैदा हो जाता था। अब क्या बता रहे हैं कि जब लखनपुर का बंटवारा हुआ तो उन दोनों के ही नाम अलग अलग चीज़ें लिख गई कि ये चीज़ें इनके नाम हैं और ये चीज़ें राय साहब के नाम हैं। पर जब भी बरसात होती थी इन दोनों के बीच में फिर इख्तलाफात बढ़ जाते थे, क्योंकि इनकी जो खेत की मेंट थी वो कभी घट जाती थी तो कभी बढ़ जाती थी। इस इख्तलाफात में रियाया, नौकर चाकर और कारिंदे इनके काम आते थे। एक मर्तबा एक गढ़ैया को लेकर, अब क्या हुआ, मैंने आपको अल्फाज मायने में भी गढ़ैया का मतलब बताया था। इसका मतलब होता है ज़मीन का वो नशीबी हिस्सा, यानी कि नीचे का हिस्सा जहाँ पर पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बार इसी गढ़ैया को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। तो ये देखते हैं कि क्या हुआ। दोनों में आपसी रंजिश पैदा हो गई। अब किसे लेकर, उस गढ़ैया को लेकर उन दोनों के बीच में कुछ आपसी रंजिश पैदा हो गई। गढ़ैया खां साहब के हिस्से में लिखी थी, वही सालों से उसकी आमदनी हासिल करते थे। अब जो गढ़ैया थी वो किसके हिस्से में लिखी हुई थी, खां साहब के, और उससे जो भी पैसा आता था वो यही हासिल करते थे क्योंकि ये इन्हीं के हिस्से में लिखी थी। गढ़ैया से मछलियाँ पकड़ना, उसमें सिंघाड़े डालना और आबबाशी के लिए पानी लेना वगैरह उन्हीं की इजाज़त से होता था। अब क्या कह रहे हैं, अगर उस गढ़ैया से रिलेटेड कोई भी काम होता था तो उसमें पहले
किसकी? खां साहब की परमिशन ली जाती थी, क्योंकि वो उन्हीं के हिस्से में लिखी हुई थी, उन्हीं की गड़ैया थी। हुआ यूं कि पिछली बरसात में महतू गड़ैया खूब बढ़ी। अब क्या हुआ, जब बरसात हुई तो वो गड़ैया और ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने राय साहब के खेतों की तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन अपने पेट में रख ली। अब वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि तकरीबन आधा एकड़ ज़मीन को वो अपने ही हिस्से में ले गई। राय साहब के खेत गड़ैया में बह कर मिल गए तो वो भी आमदनी में हिस्सेदारी की ख्वाहिशमंद हुए। अब क्या हुआ, जब उनके जो खेत थे वो बहकर उस गड़ैया में मिल गए तो उनको भी ये लगा कि अब मुझे भी इसमें आमदनी मिलनी चाहिए। खां साहब ने कहा, गड़ैया जितनी बढ़े और चाहे जिधर भी बढ़े मेरी ही रहेगी। अब वो तो ये सोच रहे थे कि क्योंकि मेरे खेत में आगे मिल गई तो इसकी आमदनी मुझे भी मिलनी चाहिए, लेकिन वहीं पे खां साहब ने कहा कि ये मेरी गड़ैया है, चाहे ये जिधर बढ़े जितनी भी बढ़े, इससे जो भी पैसे आएंगे वो सिर्फ मेरे ही उसमें रहेंगे, क्योंकि ये मेरे नाम पर लिखी हुई है। बात इतनी बड़ी कि मुकदमा दायर कर दिया गया। अब उन दोनों में इतनी तू मैं हो गई, इतनी बहस हो गई कि एक मुकदमा यानी कि एक FIR वहां पर दर्ज करानी पड़ी। कागजात की छानबीन होने पर खेत राय साहब के निकले। अब जाहिर सी बात है, जो खेत थे वो किसके थे? राय साहब के। मगर गड़ैया खां साहब के मकबूजा साबित हुई। लेकिन जो गड़ैया थी वो किसकी थी? खां साहब की। इसीलिए क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि राय साहब की हार और खां साहब की जीत हुई। अब जाहिर सी बात है, जब वो गड़ैया किसकी थी शुरू में ही हमें पता चल गया था खां साहब की थी, तो उन्हीं की जीत हो गई। खां साहब की जीत पर जश्न और राय साहब की हार पर शोक मनाया गया। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ होता है तो जलाने और आग लगाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जो इनकी साइड तरफ थे वो उन्होंने बहुत जश्न मनाए, खुश हुए, और जो इन लोगों के साथ थे वो क्या हुआ, दुखी हुए वो लोग, क्योंकि ये हार गए थे। लोगों ने खूब जलाई बुझाई की, ये तो लोगों का काम है। तो उन्होंने, जो उनकी तरफ थे उन्होंने खूब खुशियां भी करी, और जो उनकी तरफ थी उन्होंने गम मनाया, खूब लगाई बुझाई हुई। राय साहब मौके की तलाश में थे कि किसी तरह खां साहब को जलील किया जाए और किस तरह उनका घमंड चूर चूर किया जाए। अब क्योंकि वो हार गए थे तो उन्हें दिल में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा हसद में थे कि किसी भी तरीके से, अब क्योंकि मुझे इसने हराया है, मेरा काम ख़राब किया है, मुझे जलील किया है, इतने लोगों के सामने मेरी बदनामी हुई है, तो इसको भी कोई ना कोई ऐसा मौका मुझे मिले कि मैं भी इसको ऐसे ही, इसका जो घमंड है वो चूर चूर करूँ और इसे भी बदनाम करूं, इसकी भी मतलब बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो, जैसे मेरी आज हो रही है। जब मुझ पर इतने लोग हंस रहे हैं तो वो भी यही चाहते थे कि ऐसा ही इसके साथ भी हो। तो आइए अब देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हुआ। इत्तेफाक से खां साहब की छोटी बेटी की शादी का मौका आया। अब खां साहब कौन थे? जो केस जीत गए थे, उनके बारे में बात हो रही है कि उनकी जो छोटी बेटी है उसकी शादी का मौका आया। खां साहब ने सबको दावतनामा भेजा, मगर राय साहब को पूछा तक नहीं। अब उन्होंने भी क्या करा, सबको दावतनामा भेजा, लेकिन जो केस हार गए थे, जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उनको उन्होंने दावतनामा नहीं भेजा, जबकि सबको भेजा। ठीक है, बस उन्हें ही नहीं भेजा। बारात बड़ी शान और शौकत से हाथी घोड़े और बैंड बाजे के साथ आई और बड़े बड़े मशहूर लोग, बैरिस्टर, वकील, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और दारोगा शामिल थे। अब खूब धूमधाम से उनकी बारात आई, बहुत बड़े बड़े लोग भी उस बारात में शामिल थे। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया गया, रोशनियों से रात को दिन बनाया गया। क्या बता रहे हैं कि खूब अच्छी तरीके से सारी सजावटें की गई, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बहुत प्यारा वहाँ पर लग रहा था। बारात आतिशबाजी छोड़ती अपनी आनो बान के साथ कोठी पर पहुंची तो बारात का पुरखुश तरीके से खैर मुकद्दम किया गया। अब क्या बता रहे हैं कि जब वो बारात पहुंची तो भाई जाहिर सी बात है, उनका खूब अच्छी तरीके से स्वागत किया गया, उनको बहुत अच्छा वेलकम मिला। इस मजमुए में राय साहब के मुख्तार आम हिम्मत राय इस गर्ज से बारात में शामिल हुए थे कि इस मौके पर काबिल एतराज़ पहलू ढूंढकर अपने मालिकों को सुनाकर उन्हें हरीफ पर हंसने का मौका देंगे और शादी में शिरकत भी हो जाएगी। अब क्या हुआ, इस शादी में एक आदमी शामिल हुआ जिसका नाम था हिम्मत राय। वो इस शादी में क्यों शामिल हुए थे और वो कौन थे? वो असल में उनके भेजे हुए थे जो केस हार गए थे और वो बदला लेना चाहते थे। तो उन्होंने अपना एक आदमी इस बारात में शामिल कर दिया कि भाई तुम जाओ और जाके सारी वहाँ की रिपोर्ट लेकर आओ, और अगर कोई भी ऐसी वैसी कुछ बात हो तो मुझे आकर बताना। फिर मतलब उन्हें खुशी मिलती कि भाई इसका कुछ लॉस हो गया है, जो भी है। तो उस नीयत से उन्होंने एक अपना आदमी इनके पीछे लगा दिया था कि जाओ तुम जाकर सारा जायज़ा लो कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे देखते हैं क्या हुआ। ठीक है,
दूल्हे की मसनद पर बैठने के बाद दुल्हन वालों की तरफ से खिलत पहुंचाया जाने लगा। निकाह के वक्त मेहर की रकम पर बात बिगड़ने लगी। अब क्या हुआ, सब कुछ सेट हो गया, दूल्हा दुल्हन के मतलब जो भी है वहाँ पर जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो गया, बात चल रही थी। तभी जो मेहर होती है, मेहर जो रकम होती है जो दूल्हा देता है, वो हमने पीछे अल्फाज मायने में भी पढ़ी थी, उसी के ऊपर क्या हुआ, कुछ बात यहाँ पर बिगड़ने लगी और तेज तेज फिक्रों में आपस में नोक झोंक होने लगी। अब क्या हुआ, वो बात जो है वो इतनी ज़्यादा बिगड़ गई वहाँ पर जो मेहर की बात थी कि दोनों में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ नोक झोंक होने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बारात वापस होने की नौबत आ गई। अब क्या हुआ, उन दोनों में जो भी नोक झोंक हुई थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लोग बारात वापस ले जाने लगे। लखनपुर की नाक कटने और दूसरे लोगों के नाम धरने की शर्मिंदगी को ना बर्दाश्त करने की वजह से सारे घरों से लाठियां निकल आईं। अब क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है जब बारात वापस जाने लगी तो पूरे जो लखनपुर था उसकी बदनामी होने लगी। लोगों को बहुत ज़्यादा ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने क्या करा, गुस्से में लाठियां निकाल ली ताकि उन बारात वालों की वो अच्छी तरीके से खातिरदारी कर सकें। बारात में शमूलियत करने वाली नामूर हस्तियों के भी छक्के छूट गए, मगर खां साहब ने खिलाफ मामूल। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई और जो लोग वहाँ पर शामिल थे, शादियों में खाना वाना खाने आए थे, बड़े बड़े लोग भी बहुत ज़्यादा मौजूद थे, तो वो भी ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए कि यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर खां साहब ने क्या किया, देखते हैं। खां साहब ने समझदारी से काम लिया। अब उन्होंने क्या काम किया, देखते हैं। उन्होंने कस्बे वालों को रोका और समझाया कि ये हमारे मेहमान हैं। अब वो लोग तो लाठियाँ डंडे लेकर इन लोगों के वे बरसने को तैयार थे, लेकिन खां साहब ने क्या करा, उन लोगों को समझाया कि नहीं, आप लोग ऐसा मत करिए, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें यहाँ से सही सलामत जाने दो। उन लोगों को कैसे, यहाँ से सही सलामत जाने दो, इसमें हमारी बात ऊंची रहेगी। खां साहब ने एक एक चीज़ गिनवा कर उनके हवाले की और फिर भरे मजमुए में ये कहा कि निकाह नहीं हुआ ना सही, लड़की में कोई ऐब नहीं है, अल्लाह उसके लिए दूसरा वर भेजेगा, मगर खाना तैयार है, उसे बर्बाद मत करो। अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत ही तसल्ली से इस बात को संभालते हुए कहा कि ठीक है, आप लोगों को बारात यानी कि शादी नहीं करनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ें जो जो वो लेकर आए थे एक एक चीज़ गिनवा कर उन्हें वापस करी और कहा कि हमारी बच्ची में कोई भी ऐब नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, अल्लाह उसके लिए कोई और दूसरा बेहतर साथी देगा अगर ये ना सही, लेकिन खाना जो है वो लग चुका है, तैयार है, उसको आप बर्बाद मत करिए, खाना खाकर जाइएगा, ठीक है। मगर बाराती गुस्से में भूखे ही वापस लौट गए, लेकिन वो बाराती अपनी घमंड में थे और उन्होंने ये सब कुछ नहीं सुना और वो गुस्से में वापस लौट गए। अब आगे देखें क्या हुआ। हिम्मत राय हंसते हुए रां साहब को खां साहब के बेइज्जत और रसवाई की मुबारकबाद देने उनके घर पहुंचे। अब जो आदमी उन्होंने वहां पर मौजूद किया हुआ था, हिम्मत राय, वो भी ये सब देख रहा था और ये सब सुनकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि देखो, इसने हमारे साहब को बदनाम किया था और आज इसकी भी ये नौबत आ गई कि पूरी भरी सभा में इसको इतना ज़्यादा जलील होना पड़ा। इसकी बेटी की बारात घर से वापस लौट गई, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो जल्दी से हंसते हुए गई खां साहब के पास उनको ये खबर देने के लिए, या उनके लिए तो ये खुशखबरी थी कि उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती हो गई। तो वो हंसते हंसते उनको बताने गए कि ऐसे ऐसे हुआ। राय साहब भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए। अब जाहिर सी बात है, वो तो चाहते ही थे कि बहुत ज़्यादा वो जलील हो, उसकी बदनामी हो, तो वो ये सब सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें बहुत ही मज़ा आया। अभी दोनों बातें करने में मशगूल थे कि राय साहब की 7 साल की बेटी मोहिनी दौड़ती हुई उन्हें बुलाने आई। बेटी पर नज़र पड़ते ही राय साहब की हंसी गायब हो गई। कुछ देर सोचने के बाद वो हिम्मत राय पर गरज पड़े। अब क्या हुआ, जब वो दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में उनकी एक बेटी जो है मोहिनी, वो दौड़ती हुई आई और जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो एकदम से उनकी जो हंसी थी वो गायब हो गई और वो एकदम से उल्टा जो हिम्मत राय जो उन्हें हंस हंस कर खबर सुना रहा था उन्हीं पर बरस पड़े, उन्हीं पर चिल्लाने लगे। इतनी देर से क्या बके जा रहे हो? जैसी मेरी मोहिनी तुम्हारी बेटी है, वैसे ही उनकी लड़की भी सारे गाँव की बेटी है। अब क्या बोले वो कि जैसे मेरी मोहिनी है वो भी तुम्हारी बेटी जैसी लगती है, ऐसे ही उनकी जो बेटी है वो मेरी बेटी भी लगी और पूरे गांव की बेटी भी लगी। सारे गांव की नाक कट जाए और तुम खुश हो रहे हो। अब उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये सब सोच के कि बेचारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया और ये सिर्फ उन्हीं की बदनामी नहीं बल्कि पूरे गाँव की बदनामी है।
तो वो यही बोलने लगे कि सारे गांव की जो नाक है वो कट जाए और तुम इस पर खुश हो रहे हो। राय साहब की ये बात सुनकर हिम्मत राय खामोश हो गए। अब जब उन्होंने इतना कुछ कहा तो एकदम जो हिम्मत राय था उसकी भी सारी हंसी खुशी खत्म हो गई और वो भी एकदम खामोश हो गए। राय साहब ने अचकन मंगवा कर पहनी, सर पर पगड़ी रखी और अपने आदमियों को साथ लेकर बारात के कयाम जगह पर पहुंचे। बारातियों का घेराव किया और समधी साहब की तरफ मुतवज्जे हुए। क्या हुआ, अब जल्दी से उन्होंने भी अपनी अचकन वचकन पहनकर उन्हीं बारातियों के पास पहुंचे और बारात को एक जगह से घेर लिया और जो मेन वहाँ पर समधी जो थे उसके दूल्हे के माँ बाप जो थे उनके पास पहुंचे और उनसे बात करी। अब क्या बात करी वो देखते हैं। एक दूसरे से मिलकर दोनों बहुत ही खुश हुए। पहले तो वो दोनों शायद एक दूसरे को आपस में जानते थे तो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। तो अब क्या हुआ, राय साहब ने समधी से पूछा, आपको क्या तकलीफ़ है? क्या खान साहब ने खातिर तवाज़े में कोई कमी की है? खाना भी बड़ा एहतमाम से पकवाया है। समधी ने कहा, वो सब ठीक है मगर हम तो यूं ही जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं। राय साहब ने खान साहब के चचाजाद भाई की तरफ पलटते हुए कहा, क्या आपने अपने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? उन्होंने जवाब दिया कि खान साहब ने खुद इन लोगों से कहा कि चाहे आप लोग बारात वापस ले जाइए लेकिन खाना खा लीजिए, मगर ये लोग माने ही नहीं। अब जब इतनी बात हुई तो उन्होंने समधी से पूछा कि क्या हो गया, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्यों आप लोग बारात वापस लेके जा रहे हैं? हमने तो सुना था कि बहुत अच्छे सब कुछ जो है प्रोग्राम जो था वो बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट की गई थी सब चीज़ों की, खाना वाना भी बहुत सब अच्छा था, तो क्या हुआ, क्या मसला हो गया? तो वो इस बात पे जो समधी हैं वो बोलते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है लेकिन हमने तो कुछ खाया पिया नहीं और हम तो यूं ही भूखे वापस जा रहे हैं। तो वो जो बात करने के लिए आए थे उन्होंने पलटकर उनके चचाजाद भाई से पूछा कि क्या हुआ, आप लोगों ने अपने मेहमानों को खाना भी नहीं खिलाया? तो वो बताते हैं कि नहीं, हमने तो इनसे कहा था, बल्कि जो खास साहब है उन्होंने खुद कहा था कि चाहे आप लोग बारात वापस ले जाइए लेकिन प्लीज़ खाना खा के जाइएगा, लेकिन ये लोग खुद ही नहीं माने और बिना खाना खाए आ गए। समधी साहब ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हम एक दाना भी मुंह में डालना हराम समझते हैं। राय साहब ने कहा कि उनके अलावा इस वक्त कस्बे का दूसरा कोई आपको एक दाना भी नहीं खिला सकता। अब क्या हुआ, जो समधी साहब थे वो अपनी अकड़ में थे तो वो ये कहने लगे कि हम तो उनके यहाँ का एक दाना भी मुंह में डालना हराम समझते हैं। तो इस बात पे जो राय साहब है उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा आप शुक्र मनाइए कि उन्होंने आपको खाने के लिए पूछा, वरना उनके अलावा कोई भी पूरे जो है गांव का एक भी इंसान आपको फ़िलहाल खाने के लिए नहीं पूछ सकता उनके अलावा। समधी साहब बोलते, तो फिर आप भी उन्हें लोगों में शामिल हो गए? अच्छा, फिर समधी साहब ने क्या बोला, अच्छा तो आप भी अब इन्हीं लोगों के साथ दे रहे हैं, आप भी अब इन्हीं लोगों के साथ हो गए? राय साहब ने कहा, वो खां साहब की लड़की हो या मेरी या किसी और की, वो गांव भर की बेटी है। आप सारे गांव की नाक काटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, मगर एक तहरीर दे दीजिए कि आप। अब क्या हुआ कि वो ये कहने लगे, जब जो समधी थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, वो ये समझने लगे कि ये तो अभी आकर मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से सलाम दुआ कर रहे थे और अब ये उनकी तरफ हो गए। तो वो इस बात को लेकर ये बोलते हैं कि चाहे वो आपकी बेटी हो, राय साहब की बेटी हो, खां साहब की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, गाँव भर की किसी की भी, मैं सबके लिए एक ही जैसा वो है मेरा जो व्यवहार है। और आप अगर इनकी बेटी को मना करके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी पूरी गांव की इज्जत जो है उसको मिट्टी में मिला रहे हैं, आप हमारी पूरे गांव की जो है नाक काट कर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि एक तहरीर आप लिख कर दे दीजिए। अब देखते हैं वो उनसे क्या लिखवाते हैं। जितनी चीज़ें लाए थे वो सब सलामती के साथ वापस ले जा रहे हैं। अच्छा, तो वो उनसे क्या लिखवाते हैं कि ठीक है आप जाना चाहते हैं आप चले जाइए, लेकिन हमें एक प्रूफ, आप यहाँ पर एक लेटर लिख के दे दिए कि हाँ आप जो भी चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे वो सब सलामती से वापस ले जा रहे हैं, क्योंकि कल को ये ना हो कि आप हमसे कोई इल्ज़ाम लगा दें। ठीक है, ये सुनकर समधी साहब भड़क गए और कहा कि अगर तहरीर ना दें तो। अच्छा, तो ये सब सुन के जो समधी साहब थे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए और उन्होंने ये कहा कि अच्छा आप मुझसे तहरीर लिखवाना चाहते हैं, अगर मैं आपको तहरीर लिखकर ना दूं तो आप क्या कर लेंगे? राय साहब ने कहा कि इस मजमुए को देखकर आप खुद ही समझ लीजिए कि आप यहाँ से कैसी सूरतें लेकर वापस जाएंगे। हम छोटे आदमी हैं, हमारी तहसीलें छोटी हैं, हमारा सब्र का पैमाना भी छोटा है। तो इस बात पर क्या कहा उन्होंने कि आप
अच्छी तरीके से जानते हैं। आप अपने चारों तरफ घूमकर देखिए कि यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। अगर आपने हमसे कुछ भी उल्टी सीधी बात करने की या कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश करी तो ये लोग मार मार के आपका बुरा हाल कर देंगे। और वो यही कहने लगे कि हम तो भाई छोटे आदमी हैं और हमारा सब्र का पैमाना भी बहुत छोटा है। अगर हमें गुस्सा आ गया और इन लोगों को गुस्सा आ गया तो आप लोगों की खैर नहीं है। सीधी बात उनकी यही थी। हम अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त न कर सकेंगे। जो आप हमारी बेइज्जती करके जा रहे हैं, हमारी जो गांव की बेटी है उसको आप ठुकरा कर जा रहे हैं, तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर समधी साहब के गुस्से की इंतहा न रही। बोले, आप डरा धमका कर तहरीर लिखवाना चाहते हैं और हमें कानून के शिकंजे में फंसाना चाहते हैं। तो ये सब क्या बोले वो समधी साहब कि आप मुझसे डरा धमका कर फालतू में ये तहरीर लिखवाना चाहते हैं और आप हमें कानून के शिकंजों में फांसना चाहते हैं। ये तो हरगिज़ न होगा। इसके चीख पुकार सुनकर सब जमा हो गए। इनकी चीख पुकार सुनकर क्या हो गया, बाकी लोग जमा हो गए और वो क्या कहने लगे कि मैं तो ये तहरीर नहीं लिख कर दूंगा। डिप्टी नसरुल्लाह ने बढ़कर पूछा कि राय साहब क्या मामला है। राय साहब ने कहा कि समधी साहब से तहरीर मांगने पर वो इस कदर गर्म हो रहे हैं, आप उन्हें समझाइए। तो अब जो डिप्टी थे वहाँ के नसरुल्लाह खां वो आगे बढ़े और उन्होंने राय साहब से पूछा कि क्या हो गया, क्या मामला है, क्या करना है। तो उन्होंने यही बात कही कि मैंने इनसे तहरीर मांगी तो ये इस कदर फालतू में चीख पुकार करने लगे और गुस्सा होने लगे, आप ही जाइए और इनसे तहरीर मांगिए। कस्बे वाले इस वक्त गुस्से में हैं, न जाने क्या कर बैठेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को समझाइए और तहरीर लिखवा के दीजिए, क्योंकि जो कस्बे वाले हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मुझे नहीं पता, अगर बाद में कुछ हुआ तो फिर हमारे उस पर इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। बारातियों में आप सरकारी मुलाजिम भी शामिल थे। अगर आप लोग ही अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो सब ज़ख्मी होकर अस्पतालों में जाएंगे। खैरियत इसी में है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दें। सरकारी अफसरान के समझाने पर आखिर ये फैसला हुआ कि बारात खां साहब के पास वापस जाएगी और निकाह 55,000 में ही होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया तो समधी जी को भी समझ में आ गया कि पिटने से ज़्यादा अच्छा है कि जो बारात है वो वापस ले जाओ। तो जितने में उनकी 55,000 में जो तय हुआ था उसी पे अब बारात वापस उनके यहाँ जा रही थी। राय साहब के साथ बारात वापस खां साहब के घर गई। अब क्या हुआ, उस राय साहब बारात को वापस घर ले गए। राय साहब के बारात को फाटक पर छोड़कर अपने आदमियों के साथ वापस चले गए। खां साहब को जब मालूम हुआ कि राय साहब ने गांव की लाज रख ली मगर फाटक से वापस लौट गए, तो खां साहब उल्टे पैरों राय साहब को लेने दौड़े और कहा कि निकाह अभी नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जब खां साहब को ये बात पता चली कि राय साहब ने उनके लिए इतना कुछ करा है, वो बारात वापस लेकर आए हैं, तो और वो वापस लौट गए, बारात के साथ आए भी नहीं, तो वो उल्टे पैरों जल्दी से भाग कर गए किसे लेने के लिए, राय साहब को, और कहा कि अभी भी रुक जाओ, अभी ये जो बारात है अभी निकाह नहीं होगा, अभी शादी नहीं होगी, ज़रा थोड़ी देर रुको, निकाह अभी नहीं होगा। लोग घबरा गए कि अब कौन सा फितना खड़ा हो गया। अब वो लोग घबरा गए कि इतनी मुश्किल से तो बारात वापस आई है और ये कहने लगे कि अभी निकाह नहीं होगा, तो अब पता नहीं क्या होगा। तो अब देखते हैं आगे क्या रहा। राय साहब लालटेन की रोशनी में जा रहे थे कि खां साहब जाकर उनसे लिपट गए और अपनी गलती की मुआफ़ी मांग कर कहा, चलकर अपनी बेटी ब्याह दो। थोड़ी देर बाद बारातियों को ये देखकर हैरानी हुई कि आगे आगे लालटेन लिए आदमी हैं और उनके पीछे राय साहब और खां साहब एक दूसरे की कमर में हाथ डाले चले आ रहे हैं। अब जब वो जल्दी से गए उनके पास और उन्हें रोका और उनसे कहा कि नहीं, तुम ऐसे मत जाओ, बारात में शामिल हो और चल के अपनी जो है बेटी ब्याह दो। राय साहब के पहुंचने के बाद काजी ने निकाह पढ़ाया। दोनों की आंखें पुरनम हो गईं। तो क्या रहा इस स्टोरी में कि जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तो ये समझा कि भाई मैं तो इससे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लिया है और अब ये मेरा साथ क्यों ही देगा। तो क्या हुआ, अब खुशी खुशी से दोनों साथ में आ गए, शादी हो गई और दोनों ही अपनी बेटी को उन्होंने ब्याह दिया, यानी कि गांव की बेटी को उन्होंने ब्याह दिया। तो इस स्टोरी का जो मेन मकसद था या जो मेन मैसेज था वो क्या था कि उन दोनों में वो ये दिखाना चाहते थे कि भले ही उन दोनों में कितनी ही आपसी रंजिश थी, उन दोनों में कितनी इख्तलाफात थी, लेकिन जब गांव की बात आई तो वो ये नहीं सोचा उन्होंने कि भाई मेरी तो इससे लड़ाई है या फिर इसने मेरे साथ ये करा था, मुझे इतना बदनाम किया था, इतना जलील किया था। नहीं, उन्होंने ये सब ना सोचकर उनकी बेटी के बारे में सोचा और ये सोचा
कि इसकी कितनी बेइज्जती होगी, बेचारी बच्ची है उसकी, या जो भी उसने अपने अच्छे दिल से सोचा और सब चीज़ ठीक करी, बारात को वो वापस लेकर आए और यही उनका बड़प्पन था कि उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और सब कुछ भूलकर सब बात ठीक कर ली। तो बस इसमें मैसेज जो है वो मेन यही दिया गया है कि लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होता, बल्कि एक साथ रहने में ही फ़ायदा है। और यही मैसेज ये जो स्टोरी है, ये जो अफसाना है, वो कन्वे कर रहा है। तो बहुत अच्छा ये अफसाना था, बहुत अच्छी हमें स्टोरी लगी और इसमें जो मैसेज था वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। फर्दर अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।